नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज की क्लास में हम बात कर लेते हैं रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण के बारे में हम बात कर लेते हैं। बायोलॉजी की क्लासेस अपनी चल रही हैं। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी बायोलॉजी जहाँ पे भी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जाती है उन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये जो क्लासेस हैं वो बहुत ही कारगर साबित होंगी। ठीक है, तो आप इन क्लासेस से जुड़े रहें। ठीक है, तो आज हम बात कर लेते हैं रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण के बारे में। अंतःस्रावी जो रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण में देखो, सब एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन के बारे में हम बात करेंगे। तो एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। अंतःस्रावी जो तंत्र है यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम है उसके बारे में बात करें तो तंत्रिका तंत्र तथा पहले तो तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र को शरीर के समन्वय यानी कि समन्वय कोऑर्डिनेट करते हैं। तो समन्वय यानी कि इंटीग्रेटिव सिस्टम कहते हैं। किसको बोलते हैं? तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र, यानी कि तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र के को शरीर के समन्वय तंत्र क्या बोलते हैं? समन्वय तंत्र कहते हैं तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र को। तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र मिलकर शरीर क्रियात्मक कार्यों का समन्वय और नियंत्रण करते हैं। तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी जो तंत्र होते हैं वो मिलकर के शरीर क्रियात्मक कार्यों का समन्वय और नियंत्रण करते हैं। तंत्रिका समन्वय और अंतःस्रावी समन्वय। ठीक है, तंत्रिका समन्वय और अंतःस्रावी समन्वय। तंत्रिका तंत्र से विद्युत आवेश सूचना होती है। देखो, तंत्रिका समन्वय और अंतःस्रावी समन्वय। तंत्रिका तंत्र से विद्युत आवेश सूचना होती है। सूचना तेज देखो, तंत्रिका समन्वय जो होता है यानी कि जो नर्वस वाला जो सिस्टम होता है तंत्रिका समन्वय। तंत्रिका तंत्र से विद्युत आवेश सूचना होती है। देखो, विद्युत आवेश के द्वारा सूचना होती है। और सूचना जो होती है यहाँ पे तंत्रिका से क्या है, तेज उसका स्थानांतरण होता है। सूचना का तेज स्थानांतरण तंत्रिका तंत्र में होता है। अंतःस्रावी जो समन्वय होते हैं रुधिर व लिम्फ के रासायनिक पदार्थ द्वारा सूचना स्थानांतरित होती है। किसके द्वारा? रुधिर और लिम्फ के रासायनिक पदार्थ के द्वारा सूचना का स्थानांतरण होता है। अंतःस्रावी समन्वय में सूचना का धीमा स्थानांतरण होता है यहाँ पे। ठीक है, अंतःस्रावी तंत्र, अंतःस्रावी जो तंत्र होता है एंडोक्राइन सिस्टम है उसमें क्या दोनों का मिला जुला स्वरूप होता है। देखो, जिसको बोलते हैं समन्वय। समन्वय किस वर्ड से मिला है? अंतःस्रावी तंत्र और तंत्रिका तंत्र से। तो अब हम बात कर लेते हैं एंडोक्राइनोलॉजी के बारे में। एंडोक्राइनोलॉजी यानी कि अंतःस्रावी तंत्र तथा इसकी कार्यप्रणाली जो होती है उसका अध्ययन किया जाता है एंडोक्राइनोलॉजी में। अंतःस्रावी तंत्र तथा इसकी कार्यप्रणाली का अध्ययन किया जाता है एंडोक्राइनोलॉजी में। एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी कि ग्रंथियां जो अपने श्रावण को सीधे रक्त में मुक्त करती हैं, नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं। कैसी होती हैं? नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं। एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती हैं, ग्रंथियां जो अपने श्रावण को सीधे रक्त में मुक्त करती है। ग्रंथियां जो अपने श्रावण जो होता है उसको सीधे रक्त में मुक्त करती हैं। यानी कि वे ग्रंथि एंडोक्राइन ग्लैंड्स वे ग्रंथियां होती हैं जो कि अपना जो स्राव होता है, जो सेक्रीशन होता है उसको सीधे किस में करती हैं? जो ब्लड होता है उसमें डायरेक्ट ही मुक्त कर देती हैं। नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। पदार्थ जो अंतराली ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है उसको बोलते हैं क्या? हार्मोन बोलते हैं। ये नाम दिया, स्टर्लिन ने नाम दिया हार्मोन शब्द का नाम। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा जो स्रावित होता है पदार्थ उसको बोलते हैं हार्मोन्स। और ये हार्मोन्स नाम दिया स्टर्लिन ने। हार्मोन्स को प्राइमरी मैसेंजर्स या केमिकल मैसेंजर्स व ऑटोकोइट्स कहा जाता है। हार्मोन्स जो होते हैं उसको प्राइमरी मैसेंजर्स बोल देते हैं, केमिकल मैसेंजर्स बोलते हैं या ऑटोकोइट्स भी कहा जाता है। सर्वप्रथम खोजा गया जो हार्मोन था वो कौन सा है? सेक्रेटिन। जो सर्वप्रथम खोजा गया जो हार्मोन है वो है सेक्रेटिन। हार्मोन्स उपयोग के बाद नष्ट कर दिए जाते हैं, अर्थात हार्मोन का शरीर में संचय नहीं होता है। थायरोक्सिन हार्मोन इसका अपवाद है। देखो, हार्मोन जो होते हैं वो उपयोग के बाद क्या होते हैं? नष्ट कर दिए जाते हैं, अर्थात हार्मोन्स का शरीर में संचय नहीं होता है। हार्मोन्स क्या होते हैं? उपयोग के बाद में नष्ट कर दिए जाते हैं। और हार्मोन्स का शरीर में जो देखो हार्मोन्स एक तरह से जब ज़रूरत होती है तभी वो यूज़ में लिए जाते हैं। उसके उपयोग जब हो जाता है तो उसके बाद वो नष्ट हो जाते हैं। शरीर में इनका स्टोरेज या स्टोर नहीं होता है। जैसे इसका अपवाद है थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है उसका स्टोरेज होता है, बाकी किसी का भी हार्मोन का स्टोरेज नहीं होता है, स्टोर नहीं रहता है, वो तुरंत ही नष्ट हो जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। हार्मोन्स प्राय लक्ष्य कोशिकाओं की उपापचय क्रियाओं में भाग नहीं लेते। देखो, जो हार्मोन्स होते हैं
हार्मोन्स प्राय लक्ष्य कोशिकाओं की उपापचय क्रियाओं में भाग नहीं लेते, वरना इनके क्रियाशीलता के स्तर को प्रभावित कर नियंत्रित करते हैं। ठीक है, हार्मोन्स प्राय लक्ष्य कोशिका की उपापचय क्रियाओं में भाग नहीं लेते, प्राय लक्ष्य कोशिकाओं की उपापचय क्रियाओं में भाग नहीं लेते, वरना इनकी क्रियाशीलता के स्तर को प्रभावित या नियंत्रित करते हैं। इनकी क्रियाशीलता के स्तर को प्रभावित या नियंत्रित करते हैं। हार्मोन्स की क्रियाविधि के बारे में बात करें तो हार्मोन लक्ष्य ऊतकों पर उपस्थित हार्मोनग्राही विशिष्ट प्रोटीन से जुड़कर अपना प्रभाव डालते हैं। हार्मोन्स की क्रियाविधि के बारे में पढ़ते हैं तो ये लक्ष्य ऊतकों पर जो लक्ष्य जो ऊतक होते हैं उन पर उपस्थित जो हार्मोनग्राही होते हैं, जो हार्मोन रिसेप्टर्स होते हैं, विशिष्ट प्रोटीन से जुड़ करके अपना प्रभाव डालते हैं। यानी कि विशिष्ट ऊतकों पर उपस्थित जो हार्मोन ग्राही होते हैं उनसे ये जुड़ते हैं, उसके बाद वो अपना प्रभाव डालते हैं। हार्मोन ग्राहियों के साथ जुड़ करके हार्मोन ग्राही सम्मिश्र यानी कि जो कॉम्प्लेक्स होता है हार्मोन ग्राही, जो हार्मोन रिसेप्टर्स जो कॉम्प्लेक्स होता है उसका निर्माण करते हैं। प्रत्येक ग्राही सिर्फ एक हार्मोन के लिए विशिष्ट होता है और प्रत्येक ग्राही जो होता है वो सिर्फ एक ही हार्मोन के लिए क्या होता है, विशिष्ट होता है। लक्ष्य ऊतकों में उपापचय और कार्यकी का नियमन हार्मोन के द्वारा होता है। लक्ष्य ऊतक जो होते हैं उसमें उपापचय एवं कार्यकी का जो नियमन होता है वो किसके द्वारा होता है, हार्मोन्स के द्वारा ही होता है। हार्मोन्स दो तरह के होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, लिपिड में घुलनशील होते हैं। जल में घुलनशील झिल्ली योजित ग्राहियों से क्रिया करते हैं। ठीक है, झिल्ली योजित ग्राहियों से क्रिया करते हैं। लिपिड में जो और द्वितीयक जो जल में घुलनशील जो हार्मोन्स होते हैं, जल में घुलनशील हार्मोन्स होते हैं, झिल्ली योजित ग्राहियों से क्रिया करते हैं। किससे, झिल्ली योजित ग्राहियों से क्रिया करते हैं। द्वितीयक संदेश वाहकों का उत्पादन करके चक्रीय एएमपी IP3 और कैल्शियम द्वितीय संदेश वाहक जैसे कि चक्रीय एएमपी IP3 कैल्शियम द्वितीय संदेश वाहकों का क्या उत्पादन करते हैं। अंतराकोशिकीय ग्राहियों से क्रिया करने वाले जो हार्मोन्स हैं, यानी कि लिपिड में जो घुलनशील, जल में घुलनशील होते हैं और एक होते हैं लिपिड में घुलनशील। लिपिड में जो घुलनशील होते हैं, अंतराकोशिकीय ग्राहियों से क्रिया करने वाले जो हार्मोन होते हैं, अंतराकोशिकीय ग्राहियों से क्रिया करने वाले जो हार्मोन होते हैं, स्टीरॉयड या आइडोथायरोनिन बोलते हैं इसको। स्टेरॉयड या थायरोनिन बोलते हैं, जो अंतरकोशीय ग्राहियों से क्रिया करने वाले जो हार्मोन है। हार्मोन सम्मिश्र केंद्रक में प्रवेश गुणसूत्र की विशिष्ट नियमनकारी जगह पर जोड़ता है। ठीक है, ये चैलेंज जो होते हैं, ये क्या होते हैं, हार्मोन जो एक अंतःस्रावी ग्रंथि से निकल करके, एंडोक्राइन से निकल करके दूसरी अंतःस्रावी को क्या करते हैं, ये प्रेरित करते हैं। इनको क्या बोलते हैं, चैलून्स बोलते हैं। कैलून्स बोल दो या चैलून्स बोल दो, ये कुछ भी बोला जा सकता है इनको। हार्मोन जो होते हैं वो एक एंडोक्राइन से निकल करके दूसरी जो एंडोक्राइन होती है, दूसरी अंतःस्रावी को प्रेरित करते हैं। ऑटोकॉइड किसको बोलते हैं, वह हार्मोन जो सीधे लक्ष्य अंग को प्रभावित करते हैं। सीधे किसको, जो लक्ष्य अंग होता है उसको ही प्रभावित करते हैं ऑटोकॉइड्स। डायबेटोजेनिक यानी कि हार्मोन जो कार्बोहाइड्रेट उपापचय क्रियाओं को प्रेरित करते हैं, जैसे एड्रेनालिन, कॉर्टिसोल, ग्लूकागॉन, ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट उपापचय क्रियाओं को प्रेरित करते हैं, डायबेटोजेनिक बोलते हैं इनको। हार्मोन जो कार्बोहाइड्रेट उपापचय क्रियाओं को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं, एड्रेनालिन, कॉर्टिसोल और ग्लूकागॉन। ठीक है, क्या डायबेटोजेनिक हार्मोन जो कार्बोहाइड्रेट उपापचय क्रियाओं को प्रेरित करते हैं, एड्रेनलिन, कॉर्टिसोल और ग्लूकागॉन। ठीक है, अब हेटेरोक्राइन जो ग्लैंड्स होते हैं, वो हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स में अंतःस्रावी ग्रंथियां जो हार्मोन के स्रावण के साथ साथ अन्य कार्य भी करती हैं, जैसे अग्नाशय, जननांग, किडनी जो होती है, ये होती हैं हेटेरोक्लाइन ग्लैंड। हेटेरोक्लाइन ग्लैंड का मतलब होता है अंतःस्रावी ग्रंथियों जो हार्मोन के स्रावन के तो करती ही हैं, साथ में अन्य कार्य जो होते हैं उनको भी करती हैं, जैसे अग्नाशय है, जननांग है। इसके अलावा किडनी जो होती है वो भी क्या है, हेटेरोक्लाइन ग्लैंड का उदाहरण होती है। अब बात कर लेते हैं, देखो ये क्या होता है कि अग्र जो पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड, यानी कि पीयूष ग्रंथि जो होती है उसके दो पिंड होते हैं। एक तो होता है पश्च पीयूष और एक होता है अग्र पीयूष। जो पीयूष ग्रंथि होती है, पिट्यूटरी जो होती है, उसके अग्रपिंड से स्रावित होने वाले जो हार्मोन्स हैं, यानी कि अग्रपिंड से, यानी कि एडिनोहाइपोफाइसिस बोलते हैं, और एक को बोलते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो जो एडिनोहाइपोफाइसिस होता है, पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड से स्रावित होने वाले जो हार्मोन है उसमें है एक तो है GH और एक है STH। GH PRL यानी कि लैक्टोटाइप,
स्तन ग्रंथियों की वृद्धि, दुग्ध निर्माण का नियमन कौन करता है? ये लैक्टोटाइप करते हैं, PRL। प्रसव पश्चात लैक्टेशन के लिए भी उत्तरदायी होता है। कॉर्टिकोट्रॉफ यानी कि ACTH स्टेरॉयड हार्मोन के संश्लेषण और स्रवण को प्रेरित करते हैं। स्टेरॉयड हार्मोन के संश्लेषण और स्रवण को प्रेरित कौन करते हैं? कॉर्टिकोट्रॉफ। TSH यानी कि थायरोट्रॉफ, ये जो होते हैं थायरॉयड से थायरोक्सिन संश्लेषण को। TSH और गोनाडोट्रॉफ यानी कि FSH और LH। FSH शुक्र जनन और शुक्राणु जनन में सहायक होते हैं। नर में क्या करते हैं? शुक्राणु जनन और शुक्र जनन में सहायक होते हैं। अंडाशय पुटिकाओं की वृद्धि व विकास को प्रेरित करते हैं। LH वृषण से एंडोजन संश्लेषण व श्रवण, वृषण से एंड्रोजन संश्लेषण व श्रवण नर में करते हैं LH। और ये तो मादा में है, अंडाशय पुटिकाओं की वृद्धि और विकास, ये मादा में करते हैं FSH। नहीं, ठीक है। और LH नर में क्या करता है? वृषण से एंड्रोजन संश्लेषण का श्रवण कौन करता है? LH करता है। जबकि और मादा में क्या करता है? पूर्ण परिपक्व पुटिका यानी कि ग्राफियन जो फॉलिकल होती है उससे अंडोत्सर्ग, ओव्यूलेशन तथा कॉर्पस ल्यूटियम का रखरखाव का नियमन करता है कौन? LH करता है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद है पश्चपीयूष हार्मोन। पश्चपीयूष हार्मोन में ऑक्सीटोसिन और पिटोसिन, और ये तो एडिनो हाइपोफाइसिस के बारे में बात हो गई। अब पश्चपीयूष जो हार्मोन है यानी कि जो पश्चपीयूष ग्रंथि से हार्मोन्स निकलते हैं, वो निकलते हैं, 2 हार्मोन्स निकलते हैं। एक सो ऑक्सीटोसिन है, पिटोसिन जिसको बोलते हैं, गर्भाशय संकुचन को प्रेरित करता है। स्तन ग्रंथियों से दुग्ध निष्कासन को प्रेरित करता है ऑक्सीटोसिन। पक्षियों में अंडे देने में सहायक होता है ऑक्सीटोसिन। मवेशियों में कृत्रिम इंजेक्शन दिया जाता है जिससे तुरंत दुग्ध निष्कासन में भी सहायक होते हैं कौन? ऑक्सीटोसिन। यानी कि मवेशी जो होते हैं उनमें कृत्रिम इंजेक्शन दिए जाते हैं जिससे दुग्ध निष्कासन में ये सहायक होते हैं ऑक्सीटोसिन। ADH या वसुप्रेसन होता है दूसरा हार्मोन। पश्चपीयूष से निकलते हैं ये दोनों, ऑक्सीटोसिन और ADH। ADH को वसुप्रेसन भी बोलते हैं, ऑक्सीटोसिन को पिटोसिन भी बोलते हैं। वृक्क के यानी कि ADH क्या करता है? जो किडनी होती है, वृक्क होता है, उसके DCT डिस्टल जो ट्यूब्यूल होता है, डिस्टल ट्यूब्यूल से जल के पुनरावशोषण को प्रेरित करता है, जिससे मूत्र के साथ जल का ह्रास कम हो जाता है। जैसे जिसमें मूत्र के साथ जल का जो ह्रास होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है, ठीक है। और देखो जो सेमेंस रोग होता है, सिमन्स जो रोग होता है, जो रोग पिट्यूटरी ग्लैंड के अग्रभाग के नष्ट होने से होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड का जो अग्रभाग होता है एडिनोहाइपोफाइसिस, उसका नष्ट हो जाता है तो ये होता है सिमन्स रोग बोलते हैं इसको। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन का स्रवण कौन करता है? हाइपोथैलेमस भाग करता है। देखो हमने थोड़ा सा ये रह गया था, उससे पहले आना चाहिए था, कोई नहीं। देखो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में हम बात कर रहे थे, उसमें भी हमने पिट्यूटरी स्टार्ट की थी। देखो थोड़ा उसके बारे में पढ़ लेते हैं, पिट्यूटरी क्या है, हाइपोथैलेमस क्या है। देखो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन का स्रावण हाइपोथैलेमस भाग करता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग? हाइपोथैलेमस भाग से स्रावण होता है किसका? एंडोक्राइन सिस्टम का। एंडोक्राइन तो पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी के हार्मोन्स का संश्लेषण व श्रवण का नियमन करते हैं। इसका जो श्रवण और नियमन, संश्लेषण और श्रवण का जो नियमन करते हैं वो कौन करता है? पिट्यूटरी करता है। और जैसे वृद्धि हार्मोन्स हैं, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, GnRH यानी कि FSH और LH वृद्धि निरोधक हैं। वृद्धि निरोधक में जैसे सोमैटोस्टैटिन है, प्रोलैक्टिन, मेलानोसाइट, एड्रेनालिन, कॉर्टिकोट्रॉपिक, ACTH श्रावण को प्रेरित करते हैं, ठीक है। पीयूष ग्रंथि के बारे में बात करें तो एक अस्थि गुहा में, जिसे क्या बोलते हैं? सेला टर्सिका कहा जाता है। एक अस्थि गुहा में प्रेजेंट होती है ये पीयूष ग्रंथि, और जिसको क्या बोलते हैं? उस गुहा को सेला टर्सिका बोलते हैं। एक छोटे व्रंत की सहायता से हाइपोथैलेमस से संलग्न होती है और जिसको इन्फंडिबुलम कहा जाता है। एक छोटा व्रंत होता है इन्फंडिबुलम, जिससे यह हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड रहती है पीयूष ग्रंथि। शारीरिक रचना इसकी विभाजन के तौर पे देखो एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस से में 2 भाग होते हैं, पार्स डिस्टालिस और पार्स इंटरमीडिया। जो अग्र पाली होती है, पश्चपाली होती है। तो अग्रपाली जो होती है, अग्रभाग जो होता है किसका? पीयूष का, पीयूष ग्रंथि का, उसमें 2 भाग होते हैं, पार्स डिस्टालिस और पार्स इंटरमीडिया।
डिस्टालिस और इंटरमीडिया। डिस्टालिस यानी कि अग्रपीयूष जो होता है, और इंटरमीडिया यानी कि पश्चपीयूष होता है। यानी कि इसके दो पार्ट्स होते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस। पार्स डिस्टालिस यानी कि अग्रपीयूष कहते हैं, और पार्स इंटरमीडिया को मध्य पीयूष बोलते हैं। और न्यूरो हाइपोफाइसिस में इनफंडिबुलम आता है, और पार्स नर्वोसा वाला पार्ट होता है वो आता है। देखो, पार्स डिस्टालिस अग्रपीयूष और पार्स इंटरमीडिया मध्य पीयूष। तो अग्रपीयूष के बारे में हमने बात की थी, और मध्य पीयूष है और पार्स नर्वोसा यानी कि जो पश्च पीयूष है, पार्स नर्वोसा को बोलते हैं पश्च पीयूष। पश्च पीयूष से दो हार्मोन्स निकलते हैं, एक तो ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन, जो अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की है। पीयूष ग्रंथि के मध्य जो पार्ट होता है, देखो अग्र पार्ट पढ़ लिया और पश्च पार्ट भी पढ़ लिया हमने। अग्र से बहुत सारे निकलते हैं, मैक्सिमम तो अग्र पार्ट से ही निकलते हैं, और पश्च पार्ट से दो हार्मोन्स निकलते हैं, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन, ठीक है। और मध्य जो पीयूष होता है, यानी कि हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि पास डिस्टालिस अग्र पीयूष, वो हमने पढ़ लिया, और पास नर्वोसा वाला जो भाग है न्यूरो हाइपोफाइसिस का, पश्च पीयूष जिसको बोलते हैं, वो भी हमने पढ़ लिया। उससे दो हार्मोन्स निकलते हैं। पास इंटरमीडियन यानी कि मध्य पीयूष, मध्य पिंड जो होता है, उससे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं? उससे एक ही हार्मोन निकलता है, वो है एमएसएच। कौन सा हार्मोन निकलता है? एमएसएच हार्मोन जो होता है वो निकलता है। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं। पास इंटरमीडिया की, किसकी? मध्य पिंड जो होता है, मध्य जो पीयूष होता है, उसकी पास इंटरमीडिया की कॉर्टिकोट्रॉफ कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। स्किन पिगमेंटेशन को नियंत्रित करता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब जो डिसऑर्डर्स के बारे में बात करें तो डिसऑर्डर्स देखो, एसटीएच को डिसऑर्डर्स देखें, जब एसटीएच का जो कम होता है सेक्रीशन, अगर जो एसटीएच है, स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन्स हैं, उसका अगर एसटीएच जो है उसका कम श्रवण होता है तो क्या हो जाता है? बोनापन हो जाता है। बोनापन यानी कि ड्वार्फिज्म हो जाता है। एसटीएच के अधिक जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं ना, एसटीएच जो ये होते हैं, ये ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं। अब ग्रोथ हार्मोन जो होते हैं वो उसका अधिक श्रवण से गिंगाटिज्म होता है, महाकायता जिसको बोलते हैं, शरीर अत्यधिक वृद्धि कर लेता है, शरीर संतुलन बिगड़ जाता है इसमें। एक्रोमेगली यानी कि एडल्ट्स में होता है गोरिल्ला जैसा दिखना। एक्रोमेगली एडल्ट्स में होता है गोरिल्ला जैसा दिखना, ठीक है। वसोप्रेसिन के अल्प श्रवण से एडीएच यानी कि वसोप्रेसिन के अल्प श्रवण से एडीएच निकलता है। डायबिटीज़ इंसिपिडस हो जाता है। वसोप्रेसिन के जो वसोप्रेसिन जो होता है, एडीएच जो होता है, उसके अल्प सेक्रीशन से, यानी कि उसका कम मात्रा में अगर सेक्रीशन होगा तो उससे हो जाता है डायबिटीज़ इंसिपिडस, यानी कि काफ़ी तनुमूत्र होता है इसमें, प्यास काफ़ी लगती है, काफ़ी ज़्यादा निर्जलीकरण हो जाता है इसमें। अब बात कर लेते हैं, एक एक ग्लैंड ले लेते हैं। देखो, थायराइड जो ग्लैंड होता है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है थायराइड। जो थायराइड ग्लैंड होता है वो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। एच शेप होती है। कैसी होती है? एच शेप होती है। पक्षियों व स्तनधारियों में द्विपिंडकीय होती है। पक्षी और स्तनधारी जो होते हैं उसमें कैसी होती है? द्विपिंडकीय होती है। दोनों पिंड एक योजी ऊतक की बनी अग्र ग्रंथि पट्टी द्वारा जुड़े रहते हैं, और जिसको क्या बोलते हैं? स्थिमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्थिमस बोलते हैं। दोनों पिंड एक योजी ऊतक की बनी अग्रंथिल जो पट्टी होती है उसके साथ जुड़े हुए होते हैं, और इसको बोलते हैं स्थिमस। क्या बोलते हैं? स्थिमस बोलते हैं। इन पुटिकाओं की गुहा में आयोडीन युक्त थायरोग्लोबुलिन यानी कि भरा होता है, जिसको ग्लाइकोप्रोटीन प्रकृति का होता है, ठीक है। आयोडीन युक्त थायरोग्लोबुलिन भरा हुआ होता है, इसकी जो पुटिकाएं होती हैं उसमें। एंडोडर्म से थायराइड ही एक ऐसी अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसमें हार्मोन्स निष्क्रिय अवस्था में संग्रहित किया जाता है। एंडोडर्म से थायराइड ही एक ऐसी अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसमें हार्मोन निष्क्रिय अवस्था में संग्रहित किया जाता है। एंडोडर्म से थायराइड ही एकमात्र एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, थायराइड ही है जिससे हार्मोन निष्क्रिय अवस्था में संग्रहित किया जाता है, ठीक है। तो थायराइड जो होती है, थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण को टीएसएच हार्मोन प्रेरित करता है। देखो, ऐसा कोई भी हार्मोन नहीं होता जिसका स्टोरेज होता है एक्सेप्ट किसको? थायराइड के अलावा। थायराइड निष्क्रिय अवस्था में संग्रहित किया जाता है थायरोक्सिन के रूप में। थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण को टीएसएच यानी कि थायरोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है वो प्रेरित करता है।
थायराइड ग्लैंड द्वारा स्रावित जो हार्मोन है वो है T3 और T4। T4 80%, यानी कि T4 का मैक्सिमम होता है। T4 जो बोलते हैं टेट्रा आइडोथायरोनिन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? टेट्रा आइडोथायरोनिन बोलते हैं। T3 हार्मोन T4 की अपेक्षा 4 गुना अधिक प्रभावशाली होता है। T3 हार्मोन जो होता है, T3 और T4, T3 हार्मोन T4 की अपेक्षा 4 गुना क्या होता है? अधिक प्रभावशाली होता है। T3 हार्मोन जो होता है वो T4 की अपेक्षा 4 गुना अधिक प्रभावशाली होता है। T4 ऊतकों में पहुंचने पर T3 में बदल जाता है। T3 हार्मोन जो होता है वो T4 की अपेक्षा 4 गुना अधिक प्रभावशाली होता है, और T4 ऊतकों में जब पहुंचता है, टिश्यूज में जब पहुंचता है, तो वो किस में बदल जाता है? T3 में बदल जाता है। और T3 क्या होता है? वो अधिक प्रभावशाली होता है, 4 गुना अधिक प्रभावशाली होता है T3। टी श्रृंखला में T4 को थायरोक्सिन कहते हैं, और जो टी श्रृंखला होती है उसमें T4 को क्या बोलते हैं? थायरोक्सिन बोलते हैं T4 को। कैलोरीजेनिक हार्मोन होता है ये। थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन निर्माण के लिए प्रतिदिन 120 माइक्रोग्राम आयोडीन की आवश्यकता होती है। कितनी आयोडीन की आवश्यकता होती है? 120 ग्राम, 120 माइक्रोग्राम आयोडीन की आवश्यकता होती है थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए। थायरोक्सिन के कार्य क्या है? शरीर में जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होती है BMR, उसको नियंत्रित करता है। पहली बात तो आयोडीन, कौन? थायरोक्सिन। शारीरिक मानसिक लैंगिक परिपक्वता के लिए आवश्यक होता है। आरबीसी के उत्पादन को बढ़ाता है। उभयचरों के टेडपोल लार्वा में कायांतरण यानी कि मेटामॉर्फोसिस को प्रेरित करता है। जो थायरोक्सिन होता है वो उभयचर जो होते हैं एम्फीबियंस के, जो टेडपोल लार्वा होता है मेढक का, उसमें मेटामॉर्फोसिस को प्रेरित कौन करता है? थायरोक्सिन करता है। तंत्रिका रेशे और उनके माइलिनेशन के विकास के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है क्या? थायरोक्सिन। तंत्रिका रेशे और उनके माइलिनेशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है। थायराइड ग्लैंड की अनियमितताओं व रोगों के बारे में बात करें तो थायराइड ग्लैंड की अल्पश्रवण जब होता है थायराइड का, तो बच्चों में क्या हो जाती है? क्रिटिनिज्म हो जाती है, और वयस्कों में हो जाता है मासिक धर्म की अनियमितता हो जाती है। वयस्क जो स्त्रियां होती हैं उसमें क्रिटिनिज्म हो जाता है। बच्चों में जड़ वामनता जिसको बोलते हैं शायद हिंदी में, अल्प श्रवण से होता है ये। थायराइड के अल्प श्रवण से होता है क्रिटिनिज्म। और अगर और क्रिटिनिज्म हो जाता है बच्चों में, और वयस्कों में होता है मिक्सोएडिमा, यानी कि बाल झड़ने लगते हैं, त्वचा ढीली फूल जाती है, ऐसे फैट ज़्यादा हो जाता है उसमें, मिक्सोडेमा। यानी कि वयस्कों में मिक्सोडेमा हो जाता है और बच्चों में हो जाता है क्रिटिनिज्म। किसकी वजह से? थायराइड की कमी की वजह से। और सामान्य गॉइटर होता है हमेशा हशीमोटो डिजीज़, यानी थायराइड की आत्महत्या होते हैं। ऑटो इम्यून थायरोइडिलिस बोलते हैं इसको, हशीमोटो डिजीज़, और थायराइड की आत्महत्या जिसको बोलते हैं। हाइपर थायराइडिज्म की वजह से, यानी कि अल्पश्रवण से अब हाइपर की वजह से अगर थायराइड की अधिकता हो जाती है, थायराइड ग्रंथि की अधिकता से ग्रेव्स डिसीज़ हो जाती है, वेस्टाउ डिजीज़ बोलते हैं, एक्सोथैल्मिक गॉइटर हो जाता है अधिकता से, प्ल्यूमस डिसीज़ हो जाती है। थायराइड ग्रंथि में स्थान पर वृद्धि होने से जगह जगह गांठें बन जाती हैं, जिनको टॉक्सिक एडोनिमा बोलते हैं। प्ल्यूमस डिसीज़ है, थायराइड ग्रंथि में अलग स्थान पर वृद्धि होने से जगह जगह क्या हो जाती हैं? गांठें हो जाती हैं, टॉक्सिक एडोनिमा। तो ये क्या है? देखो थायराइड के मेनली सेक्रीशन से, मतलब हाइपर सेक्रीशन से तो देखो थायराइड हो जाता है, लेकिन अल्पश्रवण याद रख लेना, थायराइड के अल्पश्रवण से क्रिटिनिज्म हो जाता है बच्चों में तो, और वयस्कों में एक्सोडेमा हो जाता है, और हशीमोटो डिजीज़ क्या है? थायराइड की आत्महत्या होती है। ये एक और बात कर लेते हैं, पैरापुटिकीय जो कोशिकाएं होती हैं सी सेल्स या पैराफॉलिकुलर जो सेल्स होती हैं, ये क्या हैं? इन कोशिकाओं के द्वारा थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन स्रावित किया जाता है। कौन सा हार्मोन? थायरोकैल्सिटोनिन जो हार्मोन होता है उसका स्राव किया जाता है। थायरोकैल्सिटोनिन जो हार्मोन होता है वो हड्डी के विघटन को कम करके मूत्र में कैल्शियम के उत्सर्जन को बढ़ा करके ECF में कैल्शियम आयंस की संख्या जो होती है उसको कम कर देता है। जो ECF होता है उसमें कैल्शियम आयंस की संख्या को क्या कम कर देता है? थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन। हड्डियों में कैल्शियम आयंस के जमाव को क्या होता है? बढ़ाता है। कौन? ये थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन होता है, सील सेल्स के द्वारा, पैरा फॉलिकुलर जो सेल्स होती हैं उसके द्वारा सिक्रीट होता है,
और कैल्शियम आयंस के जवाब को हड्डियों में क्या है, बढ़ाता है, हड्डियाँ मजबूत और ठोस हो जाती हैं। पैराथार्मोन और कोलेप हार्मोन के विपरीत कार्य करता है। ये पैराथार्मोन और जो कोलेप हार्मोन होता है उसके विपरीत कार्य करता है कौन, थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन। पैराथायरॉयड के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थायराइड के बारे में हमने बात की और बहुत सारी चीज़ें और भी जो अग्रपीयूष या पीयूष ग्रंथि के बारे में भी बात कर ली। नेक्स्ट यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।